ये सरकार नमस्कार, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप बच्चों आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है। एंड सर ये लेक्चर स्पेसिफिकली है अमेंडमेंट्स के लिए विच आर देयर फॉर नवंबर एग्जाम्स। तो जिनके भी एग्जाम सीए में फाइनल के हैं बच्चों उनके लिए अमेंडमेंट्स है। पर खास बात इस बार अमेंडमेंट कुछ है ही नहीं यार। ओके सो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम अमेंडमेंट्स है। आप सर देखेंगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। एंड यस सर ये अमेंडमेंट नोट्स मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं बच्चों। दीज आर स्पेसिफिकली ये अमेंडमेंट्स। अच्छा ध्यान रखिए, जैसे आईसीएआई का पैटर्न क्या कहता है कि एग्जाम मंथ नवंबर 24 अगर आपका है तो एग्जाम मंथ से 6 मंथ पहले तक के अमेंडमेंट्स आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो सर 30 अप्रैल 30 अप्रैल 2024 तक जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए हैं आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके सो इस लेक्चर के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो 1 नवंबर 23 1 नवंबर 2023 से लेकर 1 नवंबर 2023 टू 30 अप्रैल 2024 जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हुए वो सारे हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं बेटा। अच्छा एक बात और, इंस्टीट्यूट का अमेंडमेंट नोट्स आ गया है बेटा, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट का जो अमेंडमेंट नोट्स आप देखेंगे उसमें इन्होंने मई 24 के अमेंडमेंट्स एंड नवंबर 24 के अमेंडमेंट मर्ज करके एक सिंगल आपको फाइल दी है बेटा। ओके तो सर आप वो देख के डरिए नहीं क्योंकि उतने सारे अमेंडमेंट नहीं है यार। मई 24 में जिन बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं उसमें ऑलरेडी हमने अमेंडमेंट जो पढ़ाए थे वो तो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ये मई 24 से लेकर नवंबर 24 एग्जाम के बीच में जो अमेंडमेंट हुए वो हम पढ़ रहे हैं केवल, और वो है ही नहीं। अभी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ना के बराबर है, चिंता वाली बात नहीं है बेटा। ओके क्लियर। अच्छा जिन बच्चों ने मई 24 के अमेंडमेंट्स को रिवाइज करना है उनके लिए ऑलरेडी मई 24 के अमेंडमेंट्स लेक्चर हमने यूट्यूब पे पहले ही अपलोड कर रखे थे लास्ट अटेम्प्ट के लिए विद अमेंडमेंट नोट्स, तो आप वहां जाके रेफर कर सकते हो अगर उसको रिवाइज करना है तो। क्लियर। तो जिनके भी नवंबर 24 एग्जाम्स है उनके लिए 1 नवंबर 23 से लेकर 30 अप्रैल 24 तक जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हुए वो हम पढ़ रहे हैं बच्चों। क्लियर। तो सर ये जो मैंने फाइल आपको दिया है ये फाइल आपको इसका पीडीएफ फाइल ये अपनी बुक का एक्चुअली दीज आर द पेजेस ऑफ दीज आर द स्कैन्ड पेजेस ऑफ द बुक जो मैंने आपको दी है बेटा। तो अपना जो नया मेन बुक आया है सीए फाइनल के लिए, सीए में फाइनल के लिए, ये मेन बुक के वो पेजेस का एक्सट्रैक्ट है जिन पे अमेंडमेंट है। ओके तो सर उनका पीडीएफ मैंने आपके लिए ऑलरेडी अपनी वेबसाइट ymconcept.com पे फ्री रिसोर्सेज टैब में मिल जाएगी आपको, वहां जाके आप देख सकते हो। और ये यूट्यूब का जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां पे आप क्लिक करके ये अमेंडमेंट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो बच्चों इजीली। ओके पर हाँ सर जिनके भी एग्जाम्स नवंबर 24 में होने वाले और जिन्होंने एग्जाम्स मई 24 में ऑलरेडी दिया है या जिनका फर्स्ट टाइम एग्जाम नवंबर 24 में होने वाला है और उन्होंने मई 24 के हिसाब से अपने बैचेस लिए थे तो उनको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अमेंडमेंट्स बिल्कुल भी नहीं है। ओके आइए बच्चों हम शुरू करते हैं अमेंडमेंट का काम। सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ है रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के अंदर। सर जो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन है उसमें हमने और आपने पढ़ा हुआ है कि सर गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश स्टेट इसमें ऐड हो गया है। आपको जैसा पता है कि सर आधार ऑथेंटिकेशन जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हो तब वहां पर एक ऑप्शन आता है आधार ऑथेंटिकेशन का। तो सर ध्यान दीजिएगा अगर आप इन तीन में से किसी भी एक स्टेट में हो, गुजरात में हो या पुडुचेरी में हो या आंध्र प्रदेश में हो, सर आंध्र प्रदेश स्टेट ऐड हो गया है। गुजरात पुडुचेरी के लिए प्रोविजन पहले भी था, प्रोविजन आपने पूरा पढ़ा हुआ है। नाउ दिस प्रोविजन इज एडेड फॉर आंध्र प्रदेश ऑल्सो। यहां बोल दिया कि अगर जीएसटी कॉमन पोर्टल आपको आइडेंटिफाई कर लेता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क पैरामीटर्स एंड सर इवेल्युएशन के बेस पर ये वो रिस्क फैक्टर को देखते हुए आपको सर आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये मामला गड़बड़ है। सर इसने पहले भी सर बोगस कंपनीज बना के इसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है एंड सर जीएसटी में गड़बड़ करके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया हुआ है इसका। तो सर ऐसे केस में या कोई भी आपने कुछ दूसरा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करा हुआ है जो आपके आधार से लिंक्ड है, हर एक चीज आपको पता है, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा सर ऐसे आइडेंटिफाइड लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को जिनको पोर्टल आइडेंटिफाई करता है कि ये मामला रिस्की है एंड सर इनका मामला गड़बड़ है, तो ऐसे केस में उन असेसीज को जो आइडेंटिफाई हुए रजिस्ट्रेशन के टाइम पर नए रजिस्ट्रेशन लेते वक्त उनको फिजिकली डिपार्टमेंट बुलाएंगे, अपने जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर बुलाएंगे जो प्रैक्टिकली आज की तारीख में जीएसटी डिपार्टमेंट का खुद का ऑफिस है, वहां बुलाएंगे। आधार बेस्ड, बायोमेट्रिक बेस्ड आपका आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा अलोंग द सर वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। क्लियर। एंड सर उसके बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा और फिर आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर को फॉर फर्दर वेरिफिकेशन। क्लियर, समझे मेरी बात। ये एडिशनल प्रोसीजर जो था ये पहले केवल गुजरात और पुडुचेरी में एप्लीकेबल था,
सबसे पहले गुजरात में एप्लीकेबल था, फिर पुडुचेरी किया, और अभी आंध्र प्रदेश में भी एप्लीकेबल कर दिया है। क्लियर, डन, ये अमेंडमेंट खत्म होता है। अब मतलब देखा जाए तो बाकी की चीजें तो मैंने आपको एक्स्ट्रा ऐसे ही नॉलेज के लिए पढ़ाई है बच्चों, ओके। अदरवाइज देखा जाए बेसिकली तो अमेंडमेंट तो केवल एक है, क्या, जो प्रोविजन गुजरात और पुडुचेरी के लिए दे रखा था यहाँ पे अलग से, वो अब आंध्र प्रदेश में भी एप्लीकेबल हो गया है। भारत माता की जय। आइए बच्चों अगला पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे आपको ग्रीन वर्ड दिख जाएंगे ना बेटा, वो ग्रीन वर्ड जो है वो अमेंडमेंट्स है, ओके सर। और हाँ, ये जब कलरफुल देख रहे हो, ये भी अपनी बुक है बेटा। इस बार अपनी जो मेन बुक है सीए फाइनल की, वो भी अपने पूरी सर रिवैम्प कर दी है एंड पूरा कलरफुल कर दिया है। पहले 3 वॉल्यूम बुक था, अभी 2 वॉल्यूम बुक कर दिया है एंड सर उसमें भी कंटेंट को बहुत अच्छे से क्रिस्प किया है, प्लस फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दिए, प्लस इस तरह के कई सारे इमोजीज, कई सारे पिक्चर्स, मीम्स हमने इंसर्ट किए, सो दैट पढ़ते वक्त आपका माहौल थोड़ा लाइट रहे एंड आपको मजा आया पढ़ने में। फ़ॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर दिया है, पूरा बुक मल्टी कलर कर दिया है एंड क्रिस्प करके कंटेंट 2 वॉल्यूम से 3 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम पे ले आया है। ये हमारा सीए फाइनल का मेन बुक है बेटा। प्लस सर समरी बुक भी इस बार हमने पूरी रिवैम्प कर दी है। तो सर समरी बुक में भी हमने कई नेक्स्ट लेवल का इंप्रूवमेंट किया, अमेंडमेंट नहीं है सर, पर हमने नेक्स्ट लेवल का इस बार इंप्रूवमेंट किया है मेन बुक और समरी बुक के अंदर बच्चों। आइए सर यहाँ पर अब हम आ गए कहाँ, डायट चैप्टर नंबर 24 में, मतलब सेकंड अमेंडमेंट केवल यहाँ पर है सर। सर कहाँ पर, सर आपने ये सेक्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सेक्शन नंबर 158A, कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय टैक्सेबल पर्सन। ये सेक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इस सेक्शन में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है सर। पर यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक पर्सन को और नोटिफाई कर दिया है सर। अकाउंट एग्रीगेटर ऑलरेडी था एंड पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, ये पर्सन को नोटिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने कि सर अगर एसएससी, मैं तुम्हें पहले सेक्शन याद कराता हूं, मुझे बताया सेक्शन 158A, हो सकता है आपको याद नहीं आ रहा हो एकदम, तो सर पहले मैं सेक्शन पढ़ाता हूं फिर बताऊंगा आपको। अच्छा, मैंने आपको पूरा सेक्शन दे रखा है, तो पूरे सेक्शन में कहीं अमेंडमेंट नहीं है, ये पूरा पेज मैंने आपको इसलिए दे रखा है सो दैट आपको कनेक्टिविटी बन जाएगी कहां अमेंडमेंट था। अदरवाइज अमेंडमेंट तो केवल ये नाम ऐड हुआ है, ओके। अभी हम पढ़ते बेटा, ठीक है मालिक सर, सॉरी मालिक सर। कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय टैक्सेबल पर्सन, आपको अगर याद हो तो सर गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सेक्शन 158A इंसर्ट करके सर कॉमन पोर्टल को ये पावर दे दी कि अगर एसएससी ने कंसेंट दिया है किसी सिस्टम को, रिक्वेस्टिंग सिस्टम को, जो रिक्वेस्टिंग सिस्टम है कौन, ये 2 नाम जो हम पढ़ने वाले बेटा, अगर एसएससी ने कंसेंट दिया इनको कि आप कॉमन पोर्टल से हमारी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, तो सर वो रिक्वेस्टिंग सिस्टम क्या करेगा, कॉमन पोर्टल से कांटेक्ट करेगा। कॉमन पोर्टल मतलब अपना जीएसटी पोर्टल से कांटेक्ट करेगा कि इस एसएससी की मेरे को ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए, और कॉमन पोर्टल वो देखेगा कंसेंट इनके पास आई कि नहीं, अगर आई है तो यस, ऐसे केस में वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा। क्लियर, और अगर उसने इन्फॉर्मेशन शेयर करी तो ऐसे केस में कोई गलत नहीं किया, डिपार्टमेंट ने अपना काम किया है, ओके। वो भी आपने कंसेंट दी तब जाके आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है। अदरवाइज सर एसएससी का डेटा जो होता है सर बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही सर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि उसमें किससे वो परचेज कर रहा है, किससे सेल कर रहा है, कितने में परचेज कर रहा है, कितने में सेल कर रहा है, एवरीथिंग इज देयर। इसलिए सर अगर रिक्वेस्टिंग सिस्टम को एसएससी ने कंसेंट दी तभी जाके कॉमन पोर्टल वो कंसेंट देखने के बाद इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। अब वो रिक्वेस्टिंग सिस्टम कौन कौन हो सकते हैं सर, 2 लोग हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है, अकाउंट एग्रीगेटर, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है सर। अभी जो नया नाम ऐड हुआ है वो क्या है, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। सर मैं आपको समझाता हूं, अल्टीमेट इस सेक्शन में 158A का टारगेट क्या है, तो आपको ये दोनों नाम अपने आप समझ में आएंगे। सिंपल सी बात समझिए, आज आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है बेटा। अब लोन अगर आपको लेना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, आपका टर्नओवर क्या है सर, आपने कितना सेल किया है, क्या आप कंप्लाइंट हो जीएसटी में या नहीं हो। अब ये पता कैसे पड़ेगा सर, आपके डेटा को डिपार्टमेंट चाहता है, वो लोन फाइनेंस कंपनी चाहती है क्या, वेरीफाई करे जीएसटी पोर्टल से। नाउ जीएसटी पोर्टल कैन नेवर शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ द एसएससी रिगार्डिंग हिज टर्नओवर एटसेट्रा विद एनीबडी एल्स। तो सर अब आप एसएससी अगर खुद पीडीएफ देगा उसको एसएससी को, या लोन कंपनी को, फाइनेंस कंपनी को पीडीएफ दिया, या उसने अगर प्रिंट करके दिया, तो सर कई बार क्या होता है फाइनेंस कंपनी आप पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि पीडीएफ में आप एडिट कर देते हो। क्लियर, तो इसलिए सर ऑथेंटिक डेटा डायरेक्ट कॉमन पोर्टल जीएसटी पोर्टल से अगर उस लोन फाइनेंस कंपनी को मिल जाए तो सर आपकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को पता पड़ेगी, जिसपे वो रिलाय कर पाएगा एंड अकॉर्डिंगली वो फ्रिक्शनलेस क्रेडिट दे पाएंगे आपको। हाँ है ना भाई, तो इस तरह के इकोसिस्टम को बहुत इजी करने के लिए डिपार्टमेंट ने सेक्शन में 158A इंसर्ट किया, और वहां पर रिक्वेस्टिंग सिस्टम को अगर एसएससी ने कंसेंट दिए तो रिक्वेस्टिंग सिस्टम
कॉमन पोर्टल से अगर इन्फॉर्मेशन मांगता है, जीएसटी पोर्टल से अगर इन्फॉर्मेशन मांगता है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर असेसी, और वो कॉमन पोर्टल देखता है कि यस असेस ने कंसेंट दी, तो ऐसे केस में सर वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन शेयर किया तो कुछ गलत नहीं किया, तो वहां पर सर वो रिक्वेस्टिंग सिस्टम जिसके साथ कॉमन पोर्टल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता था वो कौन कौन हो सकते हैं? एक तो हो सकता है अकाउंट एग्रीगेटर, और सेकंड होगा कौन? पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। क्लियर सर? ये आरबीआई द्वारा सर डिजाइन करी गई पॉलिसीज है और आरबीआई के थ्रू ही रन होती है सर ये। तो यहां पे भी देखो पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट को डिफाइन क्या है, कौन होता है? मींस आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको। मींस एन एंटरप्राइज ग्रेड ओपन आर्किटेक्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म conceptualized by the RBI is part of statement on developmental and regulatory policies and developed by its wholly owned subsidiary Reserve Bank Innovation Hub for the operation of large ecosystem of credits। सर ताकि सर जो लोन फाइनेंस कंपनी जो उनको ईज रहे क्रेडिट देने में सर, और सिस्टम फास्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए सर। टू एंश्योर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस डेटा सोर्सेज digitally and where the financial service provider and multiple data service providers converge on the platform using the standard and protocol driven architecture। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओपन एंड शेयर्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई फ्रेमवर्क, हाँ है ना भाई? ये क्या कर रहे हैं बेटा? टेक्नोलॉजी को यूज करके इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अब ऐसे केस में सर आरबीआई ने लार्ज इकोसिस्टम ऑफ क्रेडिट को डेवलप करने के लिए क्या किया? फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए एक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म बनाया जो क्या करेगा? जीएसटी की बात करें अगर हम, तो जीएसटी से वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है अगर एसएस ने कंसेंट दिया, तो ऐसे वो कई सारे सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा सो दैट एसएस को जब क्रेडिट देना हो उस फाइनेंस कंपनी को तब बहुत ज्यादा हेडेक नहीं आए। ओके क्लियर डन। तो सर ये एक पर्सन को नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने, ऑलरेडी एक पर्सन नोटिफाइड था। अकाउंट एग्रीगेटर होता है क्या सर? मीन्स पढ़ लीजिए एक बार, ये अमेंडेड नहीं ऑलरेडी पढ़ा हुआ आपने। मीन्स नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी विच अंडरटेक्स द बिजनेस ऑफ एन अकाउंट एग्रीगेटर in accordance with the policy directions issued by the RBI under section number 45JA of the RBI Act and defined as such in the non-banking financial company account aggregator RBI directions 2016। क्लियर? तो अल्टीमेटली RBI के डायरेक्शन के हिसाब से मोस्टली ध्यान दीजिए, ये क्रेडिट देने के लिए कंपनी जो होती है, फाइनेंस कंपनी जो हो गई सर, उन सब के लिए बहुत काम का सेक्शन है ये। ओके डन, आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा। तो सर ये दो अमेंडमेंट थे जीएसटी में, वो भी कोई खास नहीं सर, आया ना भाई? अब सर आ रहा है क्या? सर कस्टम में कोई अमेंडमेंट नहीं बच्चों, अब डायरेक्ट कहा रहे हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में 2-3 अमेंडमेंट है सर, वो देखिए, वो भी कोई टफ नहीं, कोई खास नहीं, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत टेक्निकल है सर, कुछ भी नहीं सर। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई भी गुड्स इंपोर्ट करना है, अब हम आ गए कहाँ? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अगर आपको कोई भी गुड्स इंपोर्ट करना है तो वहां पर अगर सेकंड हैंड गुड्स आपको इंपोर्ट करना, तो उसके लिए सेकंड हैंड गुड्स के इंपोर्ट करने पे पॉलिसी दे रखी गवर्नमेंट ने, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बच्चों। उसमें अगर आपने सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया तो फॉलोइंग आइटम्स आर रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स। क्लियर? दीज आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट एंड रिक्वायर ऑथराइजेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड कंडीशंस इफ एनी। मतलब ऑथराइजेशन चाहिए, क्लियर, तभी जाके आप इंपोर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज दीज आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट। उसमें एक गुड्स ऐड कर दिया है, कौन सा? ध्यान से देखिए बेटा सर, एसईजेड से अगर डीटीए में आप यूज्ड आईटी इक्विपमेंट जैसे लैपटॉप वगैरह लेके आ रहे हो तो वहां पे ऑथराइजेशन मिलेगा, उसके बाद ही ये इंपोर्ट ये डोमेस्टिक मार्केट में ले पाएंगे एसईजेड से। पढ़िए, यूज्ड आईटी असेट्स, एग्जाम्पल लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, प्रिंटर इंपोर्टेड फ्रॉम एसईजेड टू डीटीए। जैसे मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूं क्लास के अंदर, अंधेरी सिब्स एसईजेड है बेटा सर, अंधेरी में हमारा ऑफिस है सर। अब क्या होता है, एसईजेड जो सिब्स एरिया है बेटा सर, वहां मान लो किसी कंसर्न ने लैपटॉप वगैरह इंपोर्ट किए और बहुत कम कॉस्ट पे उनको इंपोर्टेड वो आइटम्स आ गए बेटा। अब उन्होंने क्या किया, थोड़ा टाइम यूज किया और उसको डोमेस्टिक मार्केट में बेच दे, तो यार उनको टैक्सेशन का बहुत फायदा हो जाएगा यार। तो इसलिए वहां बोल दिया क्या, अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स जो सर यूज्ड आईटी असेट्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, प्रिंटर, अगर आप एसईजेड से डीटीए में लेके आते हो तो उसके लिए आपको प्रायर ऑथराइजेशन चाहिएगा, और अगर कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन है उन गुड्स के लिए तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उन गुड्स को आप डीटीए में लेके आ पाएंगे, अदरवाइज नहीं बेटा। ठीक है, अच्छा उससे पहले ऑलरेडी कौन सी गुड्स थी बेटा? एसी, डीजी सेट्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ये सेकेंड हैंड अगर आप इंपोर्ट करें आउट ऑफ इंडिया से तो देन रिफर्बिश्ड और रिकंडीशन्ड स्पेयर्स ऑफ रिफर्बिश्ड पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड ऑल नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी गुड्स।
क्लियर? ये सब गुड्स के लिए आपको पहले से भी रिक्वायरमेंट था कि आप ऑथराइजेशन लेके आइए, उसके बाद ही आप इंपोर्ट कर पाएंगे। पर डीटीए में अगर आप गुड्स लेके आ रहे हो एसईजेड से, कौन से यूज्ड आईटी इक्विपमेंट्स, असेट्स, लैपटॉप वगैरह बेटा, तो ऐसे केस में आपको ऑथराइजेशन चाहिएगा, तो ही आप एसईजेड से डीटीए में गुड्स लेके आ पाएंगे। अच्छा, बाकी सेकंड हैंड गुड्स ये वाली, दीज आर फ्री फॉर इंपोर्ट, ये इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं बेटा। अमेंडमेंट तो केवल ग्रीन वर्ड से वही है। फ्री फॉर इंपोर्ट क्या है? रिफर्बिश्ड और रिकंडीशन्ड स्पेयर्स ऑफ capital goods for which a chartered engineer certifies that existence of 80% of the residual life is there and all other second hand capital goods other than those listed above। हाँ है ना, वो फ्रीली आप इंपोर्ट कर सकते हो सेकंड हैंड, हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई ऑथराइजेशन नहीं चाहिए बेटा। ठीक है भाई, डन। तो ये हमने अमेंडमेंट वाला पॉइंट जो था वो पढ़ लिया बच्चों, खत्म होता है पॉइंट। अब आइए सर, एक और प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में मैंने एक पॉइंट ऐड किया है बेटा। मैंने तो क्या ऐड किया, गवर्नमेंट ने ऐड किया, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। सर टफ पॉइंट नहीं है, इजी पॉइंट है सर। मर्चेंट ट्रेडिंग carried out within one specific foreign country is permitted बेटा। अच्छा, ये एग्जिस्टिंग पे रहा है बेटा और ये न्यू अमेंडमेंट पे रहा है बेटा और इसे इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट आपको समझ में आएगा। ओके, मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चों। मालिक, मर्चेंट ट्रेडिंग क्या होता है और इस पॉइंट में क्या लिखा था बेटा, वो तुम्हें समझाता हूं बच्चों। मान लो मैंने सिंगापुर से कोई गुड्स खरीदा और जापान भेज दिया विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स इन इंडिया एट ऑल, ये होता है मर्चेंटिंग ट्रेड। मतलब यू आर अ ट्रेडर, आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स इनटू इंडिया। ओके, सिंगापुर से खरीदा, डायरेक्ट जापान बेचा, कोई तकलीफ नहीं बेटा। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग पेरा था, पहले पढ़ लीजिए एक बार बेटा। मर्चेंटिंग ट्रेड involving shipment of goods from one foreign country to another foreign country without touching Indian port at all, involving an Indian intermediary is allowed था बेटा, subject to compliance with the RBI guidelines obviously, and except for the goods which are listed in sites and SCOMET list बेटा। अच्छा, साइट्स एंड SCOMET क्या होता है? जस्ट फुल फॉर्म दे रखा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं बेटा। साइट्स मतलब जैसे बेटा होता ना बर्ड्स वगैरह बेटा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स इन एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, सर उनको सेव करने के लिए, बचाने के लिए बेटा। एंड SCOMET मतलब स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज, ये कुछ रेस्ट्रिक्टेड गुड्स है। इनके अलावा किसी भी गुड्स का अगर आपको मर्चेंटिंग ट्रेड करना है, सिंगापुर से खरीदा और जर्मनी भेज दिया, जापान भेज दिया, हमें कोई तकलीफ नहीं है, फ्रीली आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया वालों को क्या तकलीफ बेटा? पर अभी इसके अंदर एक अमेंडमेंट करके ये बोल दिया है कि ये तो अलाउ है ही है। आप मान लो सिंगापुर गए, सिंगापुर से कोई गुड्स खरीदा और सिंगापुर में ही बेच दिया, तो उसका क्या होगा? क्या वो भी अलाउड है? यस, अलाउड है। तो जो पैरा अभी हमने पढ़ा वो का वो पैरा अभी भी है। साथ में एक और पॉइंट ऐड कर दिया, और शिपमेंट ऑफ गुड्स विद इन वन स्पेसिफिक फॉरेन कंट्री। शिपमेंट ऑफ गुड्स विद इन वन स्पेसिफिक फॉरेन कंट्री मतलब सिंगापुर से गुड्स खरीदा और सिंगापुर में बेच दिया बेटा। क्लियर? तो ऐसे केस में वो भी अलाउड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब पहले वन फॉरेन कंट्री टू अनदर फॉरेन कंट्री अगर आपने गुड्स को बेचा है तो भी अलाउड था, अभी भी अलाउड है। उसी कंट्री से खरीदा और उसी कंट्री में किसी और को बेच दिया, वो भी अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको आरबीआई की गाइडलाइंस का ध्यान रखना होगा। एंड साइट्स एंड SCOMET लिस्ट में जो गुड्स कवर्ड है उसके लिए बेनिफिट, उसके लिए सब ट्रांजेक्शन आप कर ही नहीं सकते बेटा वैसे भी। ओके, डन। अच्छा, इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट क्या है मैं बता चुका हूं बेटा कि नाउ मर्चेंटिंग ट्रेड कैरिड आउट विद इन वन स्पेसिफिक फॉरेन कंट्री इज आल्सो परमिटेड। क्लियर? डन। भारत माता की जय। कोई खास बात नहीं। आइए, एक और अमेंडमेंट हुआ, अच्छा अमेंडमेंट हुआ, रोडटेप स्कीम जो आपने और मैंने पढ़ी थी बेटा। सर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम आया ना भाई, ये हमने पढ़ा था बेटा। रोडटेप स्कीम जहां पे अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया तो जितनी FOB वैल्यू का गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिल जाती है। जैसे 2% है तो 1 करोड़ का अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो सर उस गुड्स में मान लो 2% ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो क्वेश्चन आपको देगा तो 2 लाख रुपए का आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट रिसीव हो गया। अब ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो है वो आप फ्यूचर में कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हो तो 2 लाख रुपए तक का बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको सेट ऑफ हो जाएगा उस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के अगेंस्ट। आपको पे करने की जरूरत नहीं है, बेसिक कस्टम ड्यूटी उतने अमाउंट का बेटा। हाँ है ना भाई, ये मैंने आपको बेसिक आइडिया वापस से रिवाइज कराने के लिए बताया रोडटेप स्कीम क्या होता है। अब पहले सर यहां पे हमने पढ़ा था एक लिस्ट इन एलिजिबल सप्लाईज और आइटम्स और कैटेगरीज अंडर रोडटेप स्कीम। मतलब फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्टर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रिबेट अंडर द स्कीम। दीज आर नॉट एलिजिबल फॉर द रिबेट अंडर द स्कीम। सर उसमें हमने लिस्ट ऑफ गुड्स पढ़ी थी। अब ध्यान देना बेटा, प्रोडक्ट्स, आप तो ग्रीन जो वर्ड्स है उस पर ध्यान दीजिए बेटा। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट्स। मतलब अगर आपने कोई गुड्स बनाया कहां पे, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में
या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में, और वहां से अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो यस यू विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ RODTEP स्कीम। सेम वे सर, अगर आपका यूनिट का है बेटा 100% ईओयू है, या फ्री ट्रेड जोन में है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में है, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है बेटा, वहां से अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी आपको RODTEP स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। पहले नहीं था बेटा, पढ़ लीजिए इस बार एक पॉइंट को, पहले ये वाला पढ़िए। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड बाय अ यूनिट लाइसेंस्ड एज अ 100% ईओयू in terms of the provisions of the FTP or by any other units situated in free trade zones, export processing zone और SEZ units। क्लियर? यहां से अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो आपको सर RODTEP स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला है। एंड सर एक और पॉइंट क्या बोल दिया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड इन डिस्चार्ज ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अगेंस्ट एंड एडवांस ऑथराइजेशन DFIA स्पेशल एडवांस ऑथराइजेशन इशूड अंडर द ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम ऑफ द रिलेवेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। मतलब अगर आपने एडवांस ऑथराइजेशन ले रखा है, DFIA स्कीम ले रखी है, स्पेशल एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम ले रखी है, और अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो भी आपको RODTEP स्कीम का बेनिफिट मिलेगा और आपको ड्यूटी क्रेडिट स्लिप इश्यू हो जाएगी। क्लियर? डन। पहले बताया क्या था, इन दोनों के लिए यहां लिखा था कि इंक्लूजन ऑफ एक्सपोर्ट्स मेड अंडर दिस कैटेगरी ऑफ RODTEP स्कीम, these categories in the RODTEP scheme will be decided later। अब डिसाइड कर लिया है गवर्नमेंट ने, और डिसाइड करके बोल दिया कि नहीं इनको भी बेनिफिट देंगे। क्लियर? समझे मेरी बात? तो ये तीन जो इनएलिजिबल लोग थे इनको अब एलिजिबल कर दिया, और इसके लिए अमेंडेड जो लाइन थी वो ये रही बेटा, यहां पर एक नोटिफिकेशन 3.8 किया गवर्नमेंट ने। क्या? पढ़ो, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट shall be issued against export of notified goods or against export of goods under the advance authorization except deemed exports और अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय और एक्सपोर्टेड बाय एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और SEZ यूनिट बेटा। मतलब सर अगर आप ईओयू यूनिट हो, SEZ में हो, सर फॉरेन ये SEZ में हो, या आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में हो, फ्री ट्रेड जोन में हो, क्लियर, SEZ में हो, या आपने एडवांस ऑथराइजेशन ले रखा है, DFIA स्कीम ले रखा है, या आप EHTP में हो या बायोटेक्नोलॉजी पार्क में हो, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको RODTEP स्कीम मिलेगा। क्लियर? डन। ये अच्छा अमेंडमेंट है, ये RODTEP स्कीम का अच्छा अमेंडमेंट है, ध्यान रखिएगा बेटा। ओके, कभी कभी इस तरह के पॉइंट 1-2 मार्क में आ जाते हैं बच्चों। ओके, चलिए सरकार, सर ये आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का एक और अमेंडमेंट लास्ट बेटा। आइए, कोई खास बात अब तक? इजी पॉइंट थे सर। आइए सर, अब एक टॉपिक ऐड किया है, देखना ध्यान से। इंपोर्ट ऑफ आइटम्स अंडर द एडवांस ऑथराइजेशन और ईओयू और SEZ enabled without compliance to the mandatory quality control orders। मतलब क्या होता है बेटा, देखो देश कौन सा बेटा अपना? इंडिया। सर यहां पे अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो वहां पे वेरियस मिनिस्ट्रीज ने, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने क्वालिटी कंट्रोल के लिए नोटिफिकेशन दे रखे हैं कि आपका गुड्स जो इंपोर्ट कर रहे हो वो मिनिमम ये क्वालिटी तो मैच करना ही चाहिए। उसको बोलते हैं क्या? मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। क्लियर? अगर उस क्वालिटी से डाउन क्वालिटी अगर आपकी है तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते बेटा। पर ये रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई है किन के लिए? अगर यही गुड्स इंपोर्ट किए किसने? ईओयू ने, SEZ ने, या आपने एडवांस ऑथराइजेशन ले रखा है, और अगर आपने ये गुड्स इंपोर्ट किया तो सर ऐसे केस में आपको मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं, आपको एग्जम्पशन दे दिया गया है। पर कंडीशन क्या है? ये जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो इससे बनने वाले आउटपुट गुड्स एक्सपोर्ट होने चाहिए, हमारे देश में यूज नहीं आने चाहिए। क्लियर? ये कंडीशन है, प्लस कुछ कंडीशन और दे रखी बेटा। तो ऐसे केस में ये जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को, इनको कंपलसरी मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं, उसे एग्जम्पशन दे दिया है बेटा। दैट्स इट। समझे मेरी बात? ये इसका थीम है, ये इसका सर मेन हार्ट है। अब इसको पढ़ लेते बेटा, कोई खास बात नहीं बेटा। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स आर रेगुलेटरी मैंडेट्स इश्यूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट the product जो आपने इंपोर्ट किया meet specific quality standards। These orders typically issued by the Bureau of Indian Standards (BIS) apply to a wide range of products to protect the consumer safety, health and environment। Both domestic manufacturers and importers need to ensure compliance with the quality control orders। मतलब domestic manufacturer as well as importers need to ensure compliance with the quality control orders। ठीक है साहब। अब आ रही बात क्या, देखना ध्यान से। Enabling provisions have been incorporated in the foreign trade policy for exempting inputs imported by advanced authorization holders, EOUs, SEZs for mandatory quality control orders। Clear? But however, import of such inputs by advanced authorization holders, EOU, SEZ without compliance to mandatory compliance orders shall be subjected to following condition। मतलब आपको exemption दिया है पर ये condition follow करनी पड़ेगी। देखो सर कोई खास नहीं है, टफ नहीं है,
सबसे पहला, अगर आपने एडवांस ऑथराइजेशन ले रखा है तो आपके लिए एग्जम्पशन क्या दे रखा है बेटा? सर आपके लिए कंडीशन क्या है? फर्स्ट, प्री इंपोर्ट कंडीशन, इनपुट्स मस्ट बी प्री इंपोर्टेड एंड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्टेड अंडर द सेम ऑथराइजेशन। मतलब आपने इंपोर्ट किए होने चाहिए, फिर उससे आप आउटपुट गुड्स बनाएंगे, आउटपुट गुड्स जो बनाया है वो सेम ऑथराइजेशन होल्डर क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा बेटा। सेकंड, अनयूटिलाइज्ड इंपोर्ट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर टू डीटीए, क्योंकि वो क्वालिटी कंट्रोल मैच नहीं करे, हमने चेक भी नहीं किया सर, एंड मस्ट बी डिस्ट्रॉयड और री एक्सपोर्टेड। अनयूज्ड या तो इसको एक्सपोर्ट करो या फिर डिस्ट्रॉय करो साहब, डोमेस्टिक मार्केट में नहीं जाएगा सर। इन एडिशन सच अनयूटिलाइज्ड इंपोर्ट्स आर सब्जेक्ट टू ड्यूटी, इंटरेस्ट एंड कंपोजिशन फी, क्योंकि आपने सर जब इंपोर्ट किया आपने एडवांस ऑथराइजेशन ले रखा था, आपने कस्टम पे नहीं किया बेटा आपने, एंड मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए थे आपने, क्योंकि आपने एग्जम्पशन ले रखा था। अब अगर एक्सेस क्वांटिटी आ गई है, अनयूटिलाइज क्वांटिटी, या तो उसको डिस्ट्रॉय करो या फिर आप उसको क्या करो? री एक्सपोर्ट करो, पर डोमेस्टिक मार्केट में नहीं जाएगा, प्लस उस पर कस्टम भी पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एंड विद कंपाउंडिंग फीस। एंडोर्समेंट, एग्जम्पशन मस्ट बी स्पेसिफिकली एंडोर्स्ड इन एडवांस ऑथराइजेशन अपॉन रिक्वेस्ट बेटा। एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद उसको ये एग्जम्पशन मिलेगा। देन फिजिकल एक्सपोर्ट ओनली, एग्जम्पशन अप्लाइज ओनली टू फिजिकल एक्सपोर्ट, नॉट डीम्ड एक्सपोर्ट, क्योंकि डीम्ड एक्सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट में जाता है। तो सर जब तक क्वालिटी कंट्रोल मैच नहीं होगा तब तक हम डोमेस्टिक मार्केट में सेल अलाउ नहीं करेंगे, एक्चुअल एक्सपोर्ट होना चाहिए साहब। ये स्कीम में क्या होता है? पोस्ट इंपोर्ट कंडीशन होती है बेटा, इसलिए वो एलिजिबल नहीं है। इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स विदाउट कंप्लायंस टू मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इज नॉट अलाउड अंडर द DFIA स्कीम, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? पहले गुड्स एक्सपोर्ट होता है, फिर आप जितना एक्सपोर्ट में आपको इनपुट्स काम उतना आप इंपोर्ट अलाउ करते हो, इंपोर्ट आता है बेटा आपका। तो सर वो तो एक्चुअली एक्सपोर्ट में काम आएगा नहीं बेटा, इसलिए वहां पे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फॉलो करना पड़ेगा आपको DFIA स्कीम में। आइए, एग्जम्पशन फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फॉर EOU। अगर आप EOU हो तो सर सबसे पहली बात आपको EOUs आर एग्जाम फ्रॉम मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फॉर इंपोर्ट इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। रेस्ट्रिक्शन क्या है बेटा? नो DTA क्लियरेंस इज अलाउड फॉर सच इनपुट्स एंड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम दीज इनपुट्स। देखो EOU का सर एक्सपोर्ट का कोटा पूरा होने के बाद वो कुछ गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते हैं, पर ये वाले गुड्स तो कभी भी डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बिकेगी, न इससे बनने वाली आउटपुट गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में बिकेगी बेटा। देन अंडरटेकिंग देना पड़ेगा EOU को। EOUs must submit an undertaking to the customs at the time of importation, and a copy of the undertaking must be submitted to the development commissioner, जो EOU का है। And physical export only, dimmed export अलाउ नहीं है बेटा, एक्चुअल एक्सपोर्ट करोगे वही इसके अंदर कंसिडर होगा, डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स जाना ही नहीं चाहिए बेटा। सेम कंडीशंस आर देयर फॉर SEZ। देख लीजिए एग्जम्पशन प्रोविजन बोलता है क्या? दीज आर एग्जाम फ्रॉम मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फॉर इंपोर्टेड इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। देन ना एक्सपोर्ट में ही काम आना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन क्या है? DTA क्लियरेंस नहीं होना चाहिए बेटा। देन अंडरटेकिंग देना पड़ेगा इसको टू द कंसर्न डेवलपमेंट कमिश्नर एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन, कि मैं इनको एक्सपोर्ट वाले गुड्स में ही काम लूंगा और इन गुड्स को एक्सपोर्ट करूंगा मैं। फिजिकल एक्सपोर्ट में काम आएगा, डिम्ड एक्सपोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। क्लियर? एंड लास्ट नोट दे रखा है क्या? द अफोर्सेड एग्जम्पशन, जो एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर हो, EOU हो या SEZ यूनिट हो बेटा, ये exemption from mandatory quality control orders shall be applicable only for the list of notified ministries or departments whose notifications on mandatory quality control orders are exempted by the DGFT for the goods to be utilized or consumed in manufacture of export product। मतलब DGFT जिनके लिए नोटिफाई करेगा, क्लियर, उन्हीं गवर्नमेंट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के जो क्वालिटी कंट्रोल के ऑर्डर थे वो एग्जम्प्ट होंगे इंपोर्ट पे बेटा। मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है बेटा। अब मान लो फूड इंडस्ट्री बेटा, फूड इंडस्ट्री के लिए तो साहब DGFT ने मान लो परमिशन दी नहीं, एग्जम्पशन दिया ही नहीं, तो वहां पे तो आपको क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फॉलो करने ही पड़ेंगे अगर आप फूड आइटम इंपोर्ट कर रहे हो तो बेटा। ठीक है? बाकी इंडस्ट्री के लिए मान लो गवर्नमेंट है, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री है, प्लास्टिक में आपने क्वालिटी कोई भी इंपोर्ट करी कोई दिक्कत नहीं बेटा, एग्जम्पशन दे दिया DGFT ने, तो सर वहां पर जो भी इंडस्ट्रीज को गवर्न करी उसने जो नोटिफिकेशन दिया है कि ये क्वालिटी होनी चाहिए, उससे एग्जम्पशन मिल जाएगा अगर आप उन इनपुट्स को इंपोर्ट कर रहे हो। क्यों? एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर आप EOU हो, SEZ हो या एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर हो तो बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जो कई सारे डिपार्टमेंट ने अपने अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए, अपने अपनी रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री के लिए इश्यू किए हुए हैं, उससे DGFT आपको एग्जम्पशन दे सकता है अगर आपने एडवांस ऑथराइजेशन ले रखा है, या आप EOU हो या आप SEZ यूनिट हो। वो कब देगा बेटा? अगर आप प्रॉमिस करते हो क्या कि मैं इन इनपुट्स को यूज करूंगा किसके लिए? ऐसे गुड्स बनाने के लिए जो क्या करने वाला हूं, एक्चुअल एक्सपोर्ट करने वाला हूं, प्लस ये सर्टेन अदर कंडीशन जो हमने पढ़ी बेटा। तो ऐसे केस में वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स आप फॉलो नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। और इसी के साथ भारत माता की जय, और इसी के साथ ये सारे प्रोविजंस, सारे पॉइंट ऑफ अमेंडमेंट खत्म होते हैं। अब सर कोई विशेष बात नहीं, कोई टफ बात नहीं, बहुत ईजी पॉइंट थे बेटा। क्लियर? देखा भी होगा आपने, एक तो रजिस्ट्रेशन के अंदर वो आंध्र प्रदेश ऐड हुआ है, वो कहां पर?
बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन वाले केस में बेटा, वो भी सबके लिए नहीं, जो लोग आइडेंटिफाई हुए इन द कॉमन पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क फैक्टर्स एंड अदर पैरामीटर्स बेटा। क्लियर। सेकंड सर, कॉमन पोर्टल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, उसमें पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म को ऐड कर दिया जो आरबीआई इनोवेशन हब ने जो एक कंपनी बनाई उसके थ्रू बेटा, आया ना भाई। और ये 3-4 अमेंडमेंट किसके, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के। आई होप आपका टेंशन खत्म हो गया होगा, आई होप आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया होगा, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड यस, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आपके लिए रिवीजन लेक्चर भी लेके आ जाऊं। एंड सर माहौल बनेगा, नई समरी बुक के साथ हम सारे अमेंडमेंट्स सारे चैप्टर्स के रिवीजन लेक्चर पढ़ने वाले हैं। अगर आपके पास समरी बुक एग्जिस्टिंग है चलेगा, पर अगर नई समरी बुक आप लेते हो दैट इज मोर बेटर वर्जन ऑफ द समरी बुक। एंड सर उससे हम सारे रिवीजन लेक्चर पढ़ने वाले हैं। पर हाँ, आई होप सर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लगा दो अपनी पूरी ताकत, क्योंकि अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है। जितना ताकत आप लगा दोगे उतना ही पॉजिटिवनेस से आपके रिजल्ट आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट भाई, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड सर दुआ में याद रखिएगा, और भी कोई आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस बेटा, ठीक है। डन, बाय बाय, पर मस्त होके पढ़िए। थैंक यू।